हाँ जी, चलें। तो कल के लेक्चर में किसी का कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? आइए बोर्ड पे सब लोग थोड़ा खुल के जवाब दिया करें, और प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम रखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप बोलेंगे तभी उसका मूल्य बनेगा, और परीक्षा वाले दिन भी इसी तरह चुप रहेंगे तो नहीं बनेगा मूल्य। इसलिए मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, एक दो लोग इसमें हैं जो लोगों को कुछ बोलने में बहुत कष्ट होता है, न वो यस बोलते हैं नो बोलते हैं। उनको तो अभी मैं आया तो देखा एक दो लोग तो खड़ा होने में भी बड़ी बेइज्जती हो रही थी, उनको खड़ा होने में भी सोच रहे थे कि बोल देंगे तो खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह जाता हूं तो भी देखता हूँ तो एक दो लोग को खड़ा होने में भी बड़ा कष्ट है। तो ये कुल मिलाकर के ये वो पोजीशन है कि आप अपने आप से जब तक प्रश्न करना नहीं सीखेंगे, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत गंभीर विषय कह रहा हूं। जब तक आप अपने से प्रश्न नहीं करेंगे कि आपको ये क्यों नहीं आ रहा है, आप अपने से प्रश्न नहीं करेंगे कि मैं क्यों खड़ा होकर क्वेश्चन नहीं पूछता हूं या पूछती हूं। जब मुझे अवसर दिया जाता है कि किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्यों नहीं कहती या कहता हूं कि मुझे सर ये प्रॉब्लम है या मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके इस कथनों का मतलब खड़ा होगा। और जब तक आप अपने से नहीं पूछते रहेंगे तब तक रोज आएंगे रोज जाएंगे, यात्रा तय होगी लेकिन उस यात्रा का कोई फल नहीं। इसलिए जो लोग ऐसी मानसिकता के हैं कि सर ने पूछा हमने तो जवाब ही नहीं दिया, सर चले गए हम तो खड़ा ही नहीं हो गए हुए, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो सच आप सोच रहे हैं सर कुछ किसी का नहीं बिगाड़ते, सर केवल बनाते हैं। आप बनने की गाड़ी में सम्मिलित हो जाएंगे तो बनेंगे, नहीं सम्मिलित होंगे नहीं बनेंगे। मतलब उस 100 बात की एक बात, सर तो आपका बनाने के लिए आते हैं, सर आपको बिगाड़ने और बनने की जो प्रोसेस है वो बता के जाते हैं। और अगर आप इसलिए खुश हैं कि हमने तो ये नहीं किया हमारा क्या कर लिए, तो सर कुछ करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ बनाने के लिए आए। यहाँ एक छोटी सी बात याद आ गई मुझे। हास्य हास्य दुनिया में, कॉमेडी दुनिया में एक बड़े ही लोकप्रिय और बड़े ही सम्मानित कैरेक्टर हैं जॉनी लीवर। उनसे लोगों ने पूछा कि आप सबको हंसा देते हो, आप खुद क्यों नहीं हंसते। तो उन्होंने कहा कि सर कॉमेडी करना बड़ा कठिन है, फिल्म में कोई कैरेक्टर रोल करना इतना कठिन नहीं है जितना हंसाना, क्योंकि किसी को हंसाने के लिए पहले हमें अपने पर हंसना पड़ता है, और जब हमें अपने पर हंसना आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि दूसरा भी अब हंस देगा। कुछ समझ आया? तो अगर समझ आ गई तो ये बात का उद्देश्य पूरा हो गया, और जो 2 मिनट हमने लगाया वो मेरा उपयोगी हो जाएगा। अब आते हैं, कल हम पढ़ रहे थे बिलियन का वर्गीकरण। तो हमने आपकी मदद से बिलियन को 3 आधार पर बांटने का प्रयास किया। एक आधार चुना था बिलियन के अवश्यता के आधार पर, जिसमें हमने 9 तरह का बिलियन आपके सामने बनाया और सबका एक एक दो दो चार चार उदाहरण देके बता दिया, देखो ये बेटा ये बिलियन है। और यही मेरा प्रयास था आपको समझाना कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको भी याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ लिख के दिखाया कि कैसे हम नोट को बना ले रहे हैं। और जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनको मैंने इसका इशारा भी किया कि जैसे आपने 11 में रिलेशन पढ़ा था वही मैं
दूसरा आधार हमने कल चुना था विलेयता को और फिर आगे बात नहीं हो पाई है, तो अब कल से अब आई है। जब हम बिलियन को उसके विलेयता के आधार पर बांटने का प्रयत्न करते हैं, तो याद कीजिए आपने विलेयता कहा किसे था? आपने विलेयता तय करने के लिए पहला मानक तय किया था कि सर भौतिक अवस्था स्थिर रखिए पहले, यानी कि नियत रखिए, राइट है? क्या रखिए? नियत रखिए। पकड़िए बात। अब ये मैं इनको कुछ इशारा कर रहा था क्योंकि कंपटीशन में जब प्रैक्टिकल की वाइवा बोले थे ना कि हम वाइवा बहुत है, तो जब वाइवा चलेगा उसी ओर इशारा कर रहे थे कि एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है कि विलेयता किस किस बात पे डिपेंड करती है। तो चूंकि अभी मेरा उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन जब आप कहेंगे तो उसका भी पूरा कर देंगे, बट अभी तो हमारा आधार बना करके विलयन बांटना है, यानी आवर टारगेट इज क्लासिफाई द सॉल्यूशन। तो इसलिए वो इशारा कर रहे थे कि ध्यान इशारा कर, जो बच्चे थोड़ा ठीक हैं, जो पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो उनको थोड़ा इशारा करते हैं कि वो इस बात को मेंटली ले, और कंपटीशन के लिए वाइवा के लिए यदि उसका, यही मैं इशारा कर रहा था। तो कल हमने यही मानक तय किया था कि पहले आप इस विलायक का टेम्परेचर नियत रखें, और नियत रख के अब इस विलायक में, और विलायक आपको उपयुक्त विलायक लेना है। यानी उपयुक्त क्या? क्योंकि हर एक विलायक हर विलय को अपने में नहीं घोलता है, तो इसलिए उपयुक्त का मतलब ऐसा विलायक चूज कीजिए जो उसको अपने में घोल ले। अब थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाएंगे, नहीं आप लोग ठीक है, उस पे चले जाइए, या तो थोड़ा सा पीछे हो जाए। नहीं, हमको स्पेस चाह रहा है, हमको बार बार देखना पड़ेगा। हाँ जी, अरे बात बोलेंगे, प्रॉब्लम है तो उपयुक्त विलायक चाहिए। तो उस उपयुक्त विलायक में अगर आप कोई विलेय डाल देते हैं, तो बताओ ये उसे अपने में जितना जल्दी घोल ले, आपने कहा ये गुण उसकी उस ताप पर उसकी विलेयता, क्योंकि हमने कहा कि अगर आप इसको गर्म करो तो जहां ये घुलने की रेट है, अब वो जल्दी हो जाएगी, नहीं होती है। तो इसीलिए हमने क्या कहा बेटा, टेम्परेचर को फिक्स कर दो, क्योंकि किसी की विलेयता एक नियत ताप पर ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज गर्माओ जल्दी घुलता है, कभी कभी कोई चीज ठंडा करो तो जल्दी घुलता है, तो दैट इज नॉट डिपेंडिंग ऑलवेज इन द वन वे। तो इसीलिए हमको यहाँ पर ये बात लेनी होगी। तो यदि किसी विलायक का ताप स्थिर रखकर उसमें कोई विलेय मिलाया जाए, तो वह विलायक उस विलेय को अपने में जितना जल्दी घोल लेता है वही उसकी विलेयता का है, राइट। तो बेटा इस आधार पर आप विलयन को
तीन तरह के विलयन में बांट सकते हो। एक को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन। दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि असंतृप्त विलयन। और तीसरे को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ठीक है सर। अब सीखिए कौन संतृप्त है, कौन असंतृप्त है, कौन अति संतृप्त है। अब चलिए, केमिस्ट्री में हम रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड को मानते हैं। इसलिए आप लोग जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो जितना ऑपरेटर्स आपको दिखाऊंगा, यूज करूंगा, देखिएगा सब पर लिखा रहेगा, तो ये वाइवा में भी सम्मिलित हो जाएगा। तो अभी मैं उधर नहीं छेड़ रहा हूं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड बायोलॉजी की भाषा में 21 से लेकर 25 डिग्री तक सामान्य ताप माना जाता है, और केमिस्ट्री की भाषा में 27 डिग्री को हम रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। राइट है। आइए, तो अब इसका मतलब हो गया कि हमने रूम टेम्परेचर पर ये एक शीशे की गिलास ले लिया ताकि आप देख सकें घुला कि नहीं, और उसी प्रैक्टिकल से परिभाषा निकले। तो ये हमने शीशे की गिलास लेकर के उसमें पानी भर लिया, और अब इसमें देखिए नमक डाल दिया 1 चम्मच। अब डालते ही हमने देखा कि यह नमक इसमें घुल गया। अब जाहिर है कि घुल गया तो इसे हम नमक का विलयन यानी कि साल्ट सॉल्यूशन कहेंगे। अब हमने इसमें 1 चम्मच और नमक डाल दिया तो देखा वो अब भी घुल गया। फिर 1 चम्मच डाल दिया, अब भी घुल गया। इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं कि विलेय को विलायक में डालने पर अगर विलायक विलेय को घोलना जारी रखे यानी बंद, तो उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब समझ आ गई। और अगर वो घोलना बंद करे तब, और अब वो और डालो तो अब वो घुलने के बजाय नीचे बैठ जाए। तो देखा, एक प्रैक्टिकल से तीनों क्लियर हो गया। अब थोड़ा इसको एंजॉय का पुट देने के लिए एक उदाहरण सेट कर लो जिससे बिना बहाने के याद रहे। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आ गया या तुम्हारा मित्र ही है और उसको अपने घर बैठा दिए खाना खाने को, और अब परोस के खिलाओगे। हिंदुत्व का रूल यही है कि सर्व करिए। अब आपने कहा कि आपने उसको पहले बैठाया, फिर कहा कि एक पूरी और लीजिए, वो इनकार नहीं किया, आपने दे दिया। फिर आपने कहा दाल लीजिए, फिर आपने कहा मीठा लीजिए, एक बार भी उसने मना। इसका मतलब जो दे रहे हो सब वो एक्सेप्ट कर रहा है, अर्थात अभी उसकी आत्मा खाने से तृप्त नहीं है। और अब आपने दिया तो कहने नहीं बहुत हो गया, अब हम नहीं खा पाएंगे, यानी वो तृप्त हो गया। फिर भी मित्रता के नाते जबरदस्ती किया, नहीं ये मेरी तरफ से, तो वो आपने छोड़ दिया। वो मना करता रहा, छोड़ दिया, तो वो बेचारा खा नहीं पाया। तो लास्ट में कहा भाई देखिए क्षमा करिएगा, अन्न नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जबरी किए, मुझसे नहीं खवाया। तो वो कहाँ पेट में न जाके थाली में ही रह गया,
तो ये एक प्रकार का हास्यास्पद विनोद हो सकता है और इस तरह से भी हम सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड को हम याद कर सकते हैं। अर्थात एक नियत ताप पर किसी विलायक में कोई विलेय डालने पर अगर विलायक घोलना जारी रखे तो उसे संतृप्त, असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगर घोलना बंद कर दे और अगर वह घोलना बंद कर दे और वह विलेय नीचे अवक्षिप्त हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, तब उसे, अब बताइए कहाँ दिक्कत? श्योर, लिटरली जब किसी नियत ताप पर, तेज लिखिए, बहुत तेज का काम है। जब किसी नियत ताप पर किसी उपयुक्त विलायक में उपयुक्त विलायक हो गया, विलेय को डालने पर यदि वह अपने में घोलना जारी रखे अपने में घोलना, तो इस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। राइट, पैराचिच, यदि वह घोलना बंद कर दे तो उससे संतृप्त विलयन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ बेटा, क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और फिर पहले चेंज कर दीजिए, यदि डाला गया विलेय अब विलायक में घुलने के बजाय, सही है ना, घुलने के बजाय बताइए अवक्षिप्त हो जाता है। हाँ, जो नीचे बैठता है उसे अवक्षेप कहते हैं। और आगे 3 चैप्टर के बाद बताऊंगा अवक्षेप क्यों आता है, यही वाइवा में पूछेगा क्या। हाँ, क्या लिखे बेटा? नीचे अवक्षिप्त हो जाता है, यानी वो घुलना ही बंद नहीं हुआ बल्कि नीचे सेटल डाउन हो गया, अवक्षिप्त हो जाता। तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। राइट बेटा, तो अब ये 3 तो क्लियर हो गया। लेकिन अब इन तीनों के अलावा, ये तो हमने विलेयता के आधार पे बांट दिया, क्योंकि विलयन पढ़ रहे हैं इसलिए इन तीनों के अलावा एक और विलयन का आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे और उस विलयन का नाम है मानक विलयन, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे केमिस्ट्री में एक प्रैक्टिकल कराऊंगा, उसका उद्देश्य होगा कि फेरस अमोनियम सल्फेट के N/25 नॉर्मलता का, अभी मैं थोड़ी देर में नॉर्मलता बताने वाला हूं, नॉर्मलता का 250 मिलीलीटर मानक विलयन बनाइए और दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सहायता से
अज्ञात विलयन का अनुमापन कीजिए तथा इसकी नॉर्मलता और सांद्रता ज्ञात कीजिए। अंडरस्टूड? तो जब ये प्रैक्टिकल आप करोगे, एग्जामिनर के पास जाओगे, तो इसी में कुल 5 क्वेश्चन है। पहला मानक विलयन क्या था, दूसरा फेरस अमोनियम सल्फेट क्या होता है। अब इसका वाइवा विलयन के बाद लवण, फिर इसका कलर कैसा आया, ये पीएच से आएगा। मैंने बोला था ना कि वाइवा भरा पड़ा है। फिर अनुमापन क्या है, सांद्रता क्या है, कैसे टाइट्रेट किए, ये सब क्वेश्चन करेंगे। तो इसीलिए हम अभी से एक एक चीज को क्लियर करते जा रहे हैं। तो सुने, तो इसीलिए आपका हेडिंग बता रही मानक विलयन बनाओ। तो अब हम सीखना चाहेंगे मानक विलयन क्या होता है। मानक विलयन को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखिए शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड, सॉल्यूशन तो आपको बता ही दिया। ये मैंने देखा है ऐसे लिखा हुआ आल्सो। आप लोग कॉपी खरीदते ना तो एक तो नमवा लिखने के लिए स्लिप नहीं देता है, उस पर भी मैंने देखा था ऐसे लिखा रहता है। बट केमिस्ट्री की भाषा की बात हो रही है। अब बोलो क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो देख बेटा, स्टैंडर्ड में ना 2 ठो मानक तय करना पड़ेगा। एक, इसका टेम्परेचर तय कर दो 25 डिग्री, और विलायक का आयतन तय कर दो 1 लीटर। अब बनाओ विलयन, यानी ये 2 ठो स्टैंडर्ड सेट कर दो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर विलायक में विलेय को डालने पर जो विलयन बनता है, जैसे अभी कह रहे थे 250 ml का स्टैंडर्ड बनाओ, बस आगे समझ में। तो जान गए मानक विलयन क्या है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर विलयन, हो गया। या ये विलयन शब्द हटा दो, विलायक कर दो। 1 लीटर विलायक में विलेय की मात्रा डालकर मात्रा बनाए गए विलयन को बनाए गए क्या कहते हैं, मानक विलयन कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से, तो इसका विलेयता के आधार पर विलयन के वर्गीकरण से संबंध नहीं था, संबंध तो केवल 3 ही से था। ये हमको जानकारी के लिए चाहिए था। अब आगे बढ़े। अब तीसरा बेस बनाया गया था सांद्रता के आधार। अब लीजिए सांद्रता क्या होती है। चले बेटा, अब तीसरा आधार है
सांद्रता के, तो एक बार फिर से पहले यही प्रश्न उठ गया, ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठ गया कि ये सांद्रता क्या होती है। तो समझना, देखो बेटा, सांद्रता को आप लोग अपने घर की भाषा में कहते हैं गाढ़ा। जैसे देखो, ये देखो पात्र है और इसमें देखो हमने 100 मिलीलीटर पानी ले लिया। अब अगर इसमें 5 ग्राम नमक डाल दें तो वो घुल गई, लेकिन अगर 10 ग्राम डाल दें तो अब जो घुल के विलयन बनेगा वो अब पहले 5 ग्राम वाले से गाढ़ा होगा कि नहीं? नहीं होगा। अब अगर उसमें 20 ग्राम डाल दे तो वही जो आप लोग गाढ़ा गाढ़ा चिल्ला रहे हो उसी को केमिस्ट्री में कहते हैं। इसका मतलब सुनो, एक नियत ताप पर देखो टेम्परेचर क्या रख दिया, और अब इसको 1 लीटर, ये भी मानक कभी भी तय किए थे, 1 लीटर विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुल जाती है यानी उपस्थित होती है, जैसे 5 की 10 की 20 आया, वही उसकी सांद्रता है। यानी कैसे बोला है, फिर से सुनो, इसके बाद जिसको बोलना होगा बोल लेगा। नियत ताप पर 1 लीटर विलयन में, नहीं अब दोनों मिला दिए तो विलयन हो गया ना, 1 लीटर विलयन में विलेय का जितना द्रव्यमान उपस्थित होता है वही उस विलयन की, आ गया? जिसको बोलना है बोलेगा। ओके, लिख लीजिए। नियत ताप पर नियत ताप पर 1 लीटर विलयन में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है, अब जैसे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, अगर किसी का छूट जाए तो आप वीडियो भी सुनेंगे तो आपका पकड़ आ जाएगा, वहां से सुन के भी अपना नोट ठीक कर सकते। हो गया? 1 लीटर विलयन में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है वही उस विलयन की सांद्रता है। अब सही है, वही उस विलयन की सांद्रता है। अब चलिए देखिए, मैं इसी परिभाषा को सूत्र रूप दे रहा हूं, ठीक है? आइए पकड़िए। अब देखिए मैंने यहां लिख दिया परिभाषा अनुसार। अब आपने क्या लिखा, किसी नियत ताप पर 1 लीटर विलयन में विलेय की उपस्थित मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब आप लोग तो सूत्र बनाना जानते ही हैं, बताइए। जब 1 लीटर कहा जाता है तो कहा जाता है बटा के नीचे, यानी बटा के नीचे विलयन का आयतन, और पोस्ट में प्रतिबंध है कि ये नापना चाहिए, तो लिख दिया इन लीटर। और अब विलेय की उपस्थित मात्रा, अब वो चला गया बटा के विलेय की उपस्थित, को फलाने कहते हैं, तो बराबर फलाने।
आगे अब आइए संकेत बनाइए करें आयतन को भी से तो x बाई भी इन लीटर को कंस्टेंट बन गया फार्मूला C बराबर x बाई भी C बराबर x बाई भी बोलिए कोई डाउट हाँ जी कोई बच्चा प्रॉब्लम में तो व्हाट आई हैव टोल्ड क्लियर concentration is equal to x upon v and v in a liter yani where x is the quantity of solute and v is the volume of solution but it will be measured in liter जल्दी करें सही है तो अब इस मैं चाहता हूं एक दो न्यूमेरिक क्लियर जल्दी से सोडा लाइम के सोडा लाइम जानते हैं ना NaOH अरे पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गई अभी सोडा लाइम नहीं आएगा सोडा लाइम के 4 ग्राम को जल में घोलकर जल में घोलकर 400 मिलीलीटर जलीय विलयन बनाया गया जलीय विलयन बनाया गया यानी एक्वस सोल्यूशन अब जब पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक तो आपको कुल 5-6 सोल्यूशन से परिचय कराए थे एक्वस का क्या मतलब है अल्कोहलिक का क्या मतलब है एसिडिक का क्या सबको आ ही रहा होगा हाँ जलीय विलयन बनाया गया तो इस विलयन की सांद्रता बताइए ओके अब आइए सीख भी लीजिए कैसे लगाएंगे वैसे तो आपको आ ही रहा होगा बट फिर भी सीख लीजिए क्योंकि कुछ बातें जो हैं आपको समझना पड़ता है नहीं तो वहां पर डाटा रखते समय गलतियां हो जाती हैं आइए समझिए पढ़िए नंदिनी सोडा लाइम के 4 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया तो बने विलयन की देखिए अभी नंदिनी पढ़ रही थी तो मैं कैसे लिख रहा था आप वही तरीका अपनाएंगे ये कह रही थी कि सोडा लाइम के 4 ग्राम को जल में घोलकर 400 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया तो बने विलयन की अब इससे समझे कि मुझे क्या दे रहा है तो पहले तो आप सांद्रता का सूत्र लिख दीजिए we know that x upon v in liter अब पकड़े x का मतलब है विलेय की मात्रा क्या मतलब है विलेय की मात्रा कंफर्म तो बोलो आपने किसको इसमें डाला है तो सोडा लाइम विलेय हो गया इसका मतलब ये है x और आपने डाल के 400 मिलीलीटर जलीय विलयन बनाया तो बोलो ये हो गई विलयन का अब बोलो लिखते बट मुड़ी नीचे नहीं है आशुतोष तो x हो गया 4
बिलियन का आयतन, लेकिन याद रहो ये मिलीलीटर है और सूत्र कह रहा है। हाँ तो यही गलती है, तब लीटर हो जाएगा। अब हल कर, 4 गुणे ये ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो 10⁻³ माने 1000 कट। बोलो 10 ग्राम। अब इसकी इकाई ग्राम, इसकी इकाई लीटर, तो ग्राम प्रति। और यही बेटा आप लोग को किताबों में ऐसे मिलेगा। आगे का कंडीशन निकाल, ये लेकिन यहाँ का उद्देश्य है सामने आधार पर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन को बांटने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इस आधार पर जो विलयन है ना, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का लिख लीजिए। इस आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं। चले, पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन, या इसी को हम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बोल रहे हैं तनु विलयन या कम सांद्रण वाला विलयन। हो गया। दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या इसी को हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। चले, अब कोई दिक्कत? अब सीखिए, और सीखने से पहले इनका संकेत भी पकड़ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके लैब में रिसेंट बॉटल है, लैब में जिस पात्र में अम्ल क्षार रखे जाते हैं उसे रिसेंट बॉटल कहते हैं। रिसेंट वाटर, ये सब आना चाहिए नाम, क्योंकि आप लैब में किए हो काम तो आपको नाम नहीं पता, इसका मतलब आपने लैब में काम नहीं किया है, तो ये जरूरत पड़ेगी आपको, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब जिस पात्र में आपने कोई अम्ल रखा है तो उस पात्र का नाम है रिसेंट बॉटल। अब आप देखिएगा उस पात्र पर एक लेबल लगा होगा, तभी आपको पता चलेगा इसमें ये रखा गया है। अब सपोज करिए इस पर लिखा है DILNaOH, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह डाइल्यूट सोडा लाइम इसमें रखी गई है। अब सवाल था कि ये DIL का क्या मतलब है, तो पहले यही बात समझना होगा। DIL डाइल्यूट विलयन लिखने का संकेत है।
तो आपको भी किसी अम्ल क्षार के नाम के पहले DIL लिखा है, तो आजकल के बड़े सारे सरजी लोग इतना उल्टा पलटा बच्चों को पढ़ा देते हैं कि वो बच्चे हंसी के पात्र हो जाते हैं, क्योंकि एक जानकार व्यक्ति के सामने आप उल्टा पलटा शब्द बोलेंगे तो वो हंसेगा और आपकी मूर्खता पे हंसेगा। तो कुछ सरजी लोग आजकल ऐसे हो गए हैं जो इसको डिल पढ़ाते हैं, कोई और बढ़ के डिल बोल देता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ये समझना है कि यह डाइल्यूट का संकेत है, अतः इसे डिल या दिल ना पढ़े, इसे पढ़े डाइल्यूट। लिखे DI उच्चारण न करें। तो ये डाइल्यूट लिखा। अब सवाल ये था कि डाइल्यूट है क्या। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक यहाँ पर विलयन घोला था, अभी थोड़ी देर पहले। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 100 मिलीलीटर पानी, ये देखिए, और अब हम इसमें 5, फिर हमने कहा कि 10 ग्राम डाल दिया, कंसंट्रेशन बता, तो ये समझ शुरू हो जाती। सुनिए, जब किसी यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर जब एक विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय जो कम मात्रा में डाला गया है ना, उससे जो सॉल्यूशन बनता है वह डाइल्यूट है। अब इसको थोड़ा सा और फैला देते हैं। विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अगर बहुत कम है, अरे ये कहाँ 100 ये कहाँ 5, तो वह विलयन डाइल्यूट विलयन है। लेकिन अब यहीं पर कंसंट्रेट को भी समझ लीजिए। अब अगर हम इसमें 5 मिलाए थे, अब मिला दिए, तो अब पकड़िए प्रदीप, तुम जरा ध्यान देके सुनो। तो अब ये जो मात्रा हो गई 10, वो अभी विलायक की तुलना में कम ही है, लेकिन पहले वाले विलयन से, इसलिए ये वाला इसके सापेक्ष देते हो कि आपको पता है कि विलय की मात्रा विलायक से काफी कम हो, तो सोच लेते हो कि उल्टा लिख दे, हो जाएगा। कंट देते हो जब विलय की मात्रा विलायक से ज्यादा हो तो वो कंसंट्रेट है। अरे भैया, पानी 100 ग्राम ले लो, अब पाव भर चीनी डाल दो तो घुलेगा, तो कहां से विलयन बना? तो परिभाषा गलत हो गई कि नहीं? यानी कि कंसंट्रेट विलयन की परिभाषा डाइल्यूट है तब खड़ी होगी। जब 5 ग्राम वाला विलयन रहेगा तब 10 ग्राम वाले को कंसंट्रेट कहोगे, और जब तुमको 5 ग्राम कहा ही नहीं गया, खाली 10 ग्राम कहा गया है, तो ये पहला बना विलयन है, तो ये अभी डाइल्यूट है। बात गई खोपड़ी में? तो उल्टा पलटा लिख के आओगे भाई तो कैसे नंबर मिलेगा? तो सीखो फिर से। जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में काफी कम, तो उस बने विलयन को या LC सॉल्यूशन कहते हैं। आ गया? और अब दूसरी परिभाषा, अगर किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अभी भी कम हो, परंतु डाइल्यूट बने विलयन की तुलना में ज्यादा, तो वह उसके सापेक्ष कंसंट्रेट विलयन कहलाता है। यानी कंसंट्रेट को बनाने के लिए पहले डाइल्यूट बनाना पड़ेगा, ऐसे कंसंट्रेट खड़ा ही नहीं होगा। समझ आई बात? जैसे हम कहते हैं ना, रात है तब दिन की परिभाषा है, यहाँ पर कागज टुकड़े गिरे हैं तब कहूंगा गंदा है, और उसको हटा दूंगा तो कहूंगा साफ है। यानी गंदगी है तब सफाई की परिभाषा है। नहीं समझ आई? क्लियर होगी? तो यही बात को समझना है। यानी when the dilute solution is ready there, then we can compare and declare it a concentrate.
विदाउट डाइल्यूट हम कंसंट्रेट को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अब समझ आ गई। अब जब कंसंट्रेट शो करना होगा तो CONC और फिर जोन भी मिले, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसको कांक नहीं पढ़ना भैया, कंसंट्रेट पढ़ना, या मेहनत है तो सांद्र विलयन पढ़ना, बट कांक कंक मत पढ़ना। चले, बताओ कोई डाउट्स है? चले, लिख लो। विलायक की तुलना में विलायक की तुलना में काफी कम हो, काफी, जी सर, काफी कम हो, ठीक बात है। तब बोलिए क्या कहेंगे? तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जल्दी करिए सर। डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। फिर से तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और फिर पैरा चेंज करके तो यदि विलेय की मात्रा विलयन में विलायक की तुलना में कम हो विलायक की तुलना में कम हो और विलायक की तुलना में और डाइल्यूट की तुलना में, सही है, डाइल्यूट विलयन की तुलना में विलेय से ज्यादा आ गया, मतलब डाइल्यूट में जो विलेय पड़ा था उससे ज्यादा, समझ आ गई, विलेय से ज्यादा। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सांद्र विलयन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे डिनोट करते हैं वो आपको बता दिया। अब बताइए, इतना में कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं? तो ये था अभी विलयन के प्रकार हमने देखे, विलयन के गुण देखे, विलयन कहते किसे हैं, ये सब अब तक हमने इसका प्राइमरी बेस लिया है। अब हम यहां से ऊपर बढ़ेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि नॉर्मलता क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, फार्मलता क्या है, पीपीएम क्या है। अब ये मानक तय करेंगे और इसके बाद तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग क्या बनती है? नॉर्मलता, यानी कि नॉर्मलिटी। हो गया बेटा? नॉर्मलिटी। अब सुनिए, अब 2 मिनट सुन लीजिए तब फिर आगे की बात होगी।
नॉर्मलता को जानने के लिए पहले आपको तुल्यांकी भार जानना पड़ेगा। और कक्षा जब आप 11 में थे ना, तो पहला जो फंडामेंटल पढ़ाए थे उसमें ये सब पढ़ा दिए हैं। तो उसी समय बोले थे कि देख बेटा, इसकी जरूरत तुमको पूरे 12 में हर कदम पे पड़ेगी। तो वो आज दिन आ चुका है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात वो क्या है कि जो ये नॉर्मलता आप लेने जा रहे हो, तो नॉर्मलता तब आएगी, क्योंकि वहां तो पढ़ाए ही थे, बट अब यहाँ हमको पुनः सिलेबस में है। और उस समय जब पढ़ाया गया था, तो अगर सब लोग एक साथ पढ़े होते तो आज मैं छोड़ देता, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उस समय किसी का एडमिशन कभी हुआ, किसी का कभी हुआ, कोरोना का समय था, किसी दिन कोई एक दिन आता था, कोई ऐसे आता था, तो वो अपने ढंग से आता रहा, तो उससे क्या लेना देना है, वो तो बीत गया ना। अभी तो जो सिलेबस मांग रहा है वो हम पढ़ा रहे हैं। तो अभी नॉर्मलता को जानने के लिए पहले तुल्यांकी भार चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि जो तुल्यांकी भार आपने 10 में पढ़ा था, कि तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हमें यह बतलाती है कि उसका कितना भार हाइड्रोजन परमाणु के 1.008, ये वही है परमाणु द्रव्यमान जो अभी मैं ऊपर चर्चा करके आ रहा था, ऑक्सीजन के 8वें और क्लोरीन के 35.5वें भाग से संयुक्त होता है या विशुद्ध, तो उसे तुल्यांकी भार कहते हैं। ये आपने 9-10 में पढ़ा था। इसकी यहाँ जरूरत फिलहाल नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत कंपटीशन और वाइवा में रहेगी। तो आपके 9-10 का ज्ञान है, आप अपना देख लें। हम तो इंटर पढ़ाएंगे केवल। अब इंटर में हम जो तुल्यांकी भार निकालेंगे वो इस ज्ञान से नहीं निकालेंगे, बट जैसा मैंने कहा कि हमको वाइवा में जरूरत पड़ेगी, कंपटीशन में पड़ेगी। तो 9-10 में आप थे, अपना पढ़े होंगे, अब अपना किए होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट यहाँ जरूरी है इसलिए याद दिला दिए कि ये आप अपना, क्योंकि याद करिए मैंने 9-10 में क्या बोला था कि जो 9 का पूरा पढ़ लेगा 10 में पढ़ लेगा, जब आप 11 में आए थे तब कहे थे, तो उसको दिक्कत नहीं है। तो आप में से बहुत लोग पढ़े, और जो लोग पढ़ लिए आज वो लोग ठीक हैं, और जो लोग नहीं पढ़े उसको सुने खाली, पढ़े नहीं, वो आज भी उसी तरह कमजोर बने हैं, यानी उनको कुछ नहीं आता। जबकि हम उस समय बड़ा पॉलिसी दे दिए थे आपको कि बेटा आज पढ़ोगे तो साल भर नहीं लगेगा, गिना गिनाया 10 दिन लगेगा। तो जो 10 दिन भी मेहनत नहीं करने को तैयार है, तो उसके लिए कौन व्यवस्था है, कोई व्यवस्था। दूसरी बात, यहाँ पर तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम 2 तरीका अपनाएंगे। एक तरीका है कि पहले हमें तुल्यांकी भार निकालना है तो देखना होगा कि वह अम्ल का निकालना है कि क्षार का निकालना है कि लवण का निकालना है। तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम आपको बताएंगे, तो उससे निकलेगा। और दूसरा, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे इसी पेपर में, तो वहां आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बताएंगे, जब ईसीएस बताएंगे, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी हम तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो वहां भी बता देंगे कि बेटा कैसे निकाल, क्योंकि कंपटीशन और वाइवा में ये तीनों जो अभी यहाँ बता रहे हैं, तो अपने माइंड में डालना होगा, और तब नॉर्मलता निकाल पाएंगे, क्योंकि नॉर्मलता के सूत्र में तुल्यांकी भार का रोल है। तो इसका मतलब कि जब आपको अगले दिन टर्न मिलेगा, तो पहले हम आपको तुल्यांकी भार बताएंगे। तो आप हेडिंग तो डाले हैं नॉर्मलता का, उसी में कोष्ट में भी डाल दें तुल्यांकी भार, ताकि आपको गड़बड़ाना। अब निकाल लीजिए मैथ।
भेज। चल बेटा चल शुरू कर। तो बेटा कल तो एक प्रश्नावली आप लोग खत्म कर लिए थे, सही बोल रहा हूँ? अब 7.4 का बी चलना है। शुरू हो जाइए, आप पूछिए जो फंसा है हम बताते चलते हैं। आपका चौथा, और कोई चौथा से भी पहले है? आइए तो पहले चौथा ही देख लीजिए। बोलिए 1/√x - 1 x - 2। चले देखिए क्या कह रहा है। होने से बड़ा चले हाँ बेटे चले, बोलो कोई डाउट्स? तो बेटा इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। देखो बोलो पहले इसको इंटीग्रेट करो, तो 1/√x - 1 x - 2 dx। तो बेटा ये देख रहा हूं कि फैक्टर के पद में है, तो पहले इसको खोल करके इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, और ऊपर में देख रहा हूं कुछ नहीं है, अतः बने कॉन्सेप्ट समझो, अतः सब्स्टिट्यूशन विधि नहीं लगेगी। तो जब सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा तो इसका मतलब कि अब हमको फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास 1 बटा फार्मूला 6 ठो है, 6 ठो है। इंटीग्रेशन 1/√x² - a², √a² - x² और यही तीनों बिना अंडर रूट के हैं। तो 6 फार्मूला है। अब वो 6 फार्मूला बनाने के लिए उन 6 में केवल 2 का फार्मूला है, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग या प्लस दूसरी का वर्ग। अतः वो बनाने के लिए इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह हमारा दिमाग ने ये समझा कि ये सवाल ऐसे लगेगी। तो आप सीखते हैं।
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, ये 1 है 2 है ए भी है, तब ठीक। अच्छा अच्छा, माने ये हम सोचे कि हम गलत लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर 3x, अब इसका पूर्ण वर्ग बना लीजिए। अब सीखिए, क्योंकि यही में गलती लोग कर रहे होंगे पूर्ण वर्ग में। बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस, पहली का वर्ग ऋण 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, तो जब गुणा किए तो 2x हो गया, हमको चाहिए तो 3x तभी आएगा जब 3 बटे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x हो जाएगा। इसका मतलब हमने b का पता लगा दिया, 9/4 प्लस 2, तो प्लस 2 तो है और 3x भी आ गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, अतः इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए उत्तर नहीं घटा दी, तो अब बोलो ये वाला अब हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये 4 दूनी 8 1/4 आ गया। इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर, अब बोलो ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब फार्मूला याद है, बोलो लॉग मॉड एक्स माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, इसको हल करोगे तो यही आएगा, तो x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस, चेक करो अब कोई दिक्कत, देखे आंसर। क्या बेटा दिक्कत है, सही है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चले बोलो बेटा 10, अभी 7 बोल रहे, बताना 7 है कि 10। ओके 6x प्लस 7 अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4 x माइनस
बोलो क्या करोगे? पहले तो इसको इंटीग्रेशन में ले लें, 6x प्लस 50 अंडर रूट प्लस 20 पूरा कर लिया है, परंतु यहाँ मैंने समझाया नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी समझाए थे कि समझा दे दोबारा। अब क्या करेगा बेटा, ऊपर भी कुछ दिख रहा है तो ये कोशिश करो कि सब्स्टिट्यूट रख ले सकते हैं, तो नहीं। अगर इस पूरे को मान ले टी, ये 2x हो जाएगा, और नीचे कुछ न रहे, तब क्या करेंगे, अब हम इसके अवकलन आया, वो क्या होती है, पकड़ो, देखो अंश वाला ए डी बाई डी एक्स, ये वैल्यू को एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी, कोई दो आने वाला है, पहले इतना था, ये तो पार्शियल पढ़ाए होते ना, मैं तुमको बिना इसको किए ठीक से निकाल देता, लेकिन अभी जहाँ जैसा रूल चल रहा है वैसा समझाया जाएगा। जब तुम पूरा जानकार हो जो इंटीग्रेशन के, तो तुम्हारी मर्जी जो जैसे मन तो उनसे निकाल लो, तुम्हारे ऊपर इतना आ रहा है। 2x माइनस 9 प्लस, बोलो इसको, बोलो 6x प्लस 2ax 9a प्लस b। अब तुलना कर, तुलना, जो x का गुणक है वो लेना होगा, तो बोलो 2ax बराबर कट, दो तिहाई 6, माइनस 9a प्लस b बराबर 7, एक वैल्यू रख दो, 3 प्लस b, तो b बराबर 9 3 27 और 7 34। अब ये उठा के यहाँ रख, समझ आ रही है? आ जाओ, अब समीकरण ऊपर वाले के जरिए अब ये वाला, अब ये नीचे वाला, इसको यहाँ क्योंकि अब हल कर दिए ना, तो बोलो इंटीग्रेशन ए 2x माइनस 9 dx प्लस बी, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, प्लस बी इंटू dx
अंडर रूट क्यू का ए का तो 3 इंटीग्रेशन into dx b equal to 34 integration x square 20 into dx. ओके, अब देखो सब्स्टिट्यूट हो जाए x square 9x plus 20 हो गया 3 इंटीग्रेशन dt by under root t प्लस 34 इसको रूट वर्ग बनाना पड़ेगा स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स अब मुझे 9x चाहिए तब 9/2 उसे 2 कट जाएगा 9 हो जाएगा और प्लस 80/6 अब इसको घटाने के 2 का कोई आ रहा है कि समझ x माइनस 2 का होल स्क्वायर और अब इसको हल कहाँ दिक्कत है थ्री और किसी को सूत्र हो गया x स्क्वायर माइनस 9 अंडर 9 20 प्लस c इसको 3/2 लिख सकते हो